ये बात है 10 जून 2000 की, जब लंदन का फेमस मिलेनियम ब्रिज अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। पिछले 2 सालों से लोग इस आइकॉनिक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन खत्म होने का बहुत बेताबी के साथ इंतजार कर रहे थे। जब इस ब्रिज को खोला गया तब सभी लोगों ने इसे इस्तेमाल करना चाहा। ये ब्रिज सिर्फ लंदन में पैदल चलने वालों के लिए रिवर थॉम्स को पार करने के लिए बनाया था। जैसे ही लोगों ने इस ब्रिज पर चलना शुरू किया, मिलेनियम ब्रिज तभी झूलना शुरू हो गया। ये देखते ही अथॉरिटीज हरकत में आ गई। पहले 2 दिन तो पुलिस ने लोगों को इस ब्रिज पर भीड़ लगाने से रोका, लेकिन 2 दिनों के बाद अगले 2 सालों के लिए इस ब्रिज को बंद कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद लंदन का ये फेमस ब्रिज पूरी दुनिया की नजरों में आ चुका था। इसको बनाने वाले सारे इंजीनियर सर पकड़ कर बैठ गए, आखिर इतना मजबूत ब्रिज लोगों के चलने से सिर्फ कैसे हिल सकता है। रीजन कुछ ऐसा था जो इंजीनियर पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने कुदरत के कानून के खिलाफ जाने और फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री को हिलाकर रख देने की हिम्मत की। डेडली सीकर्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से 192 साल पहले करीब 1831 में ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर रेड कर नॉर्थर्न इंग्लैंड में मौजूद ब्रूटन सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। सोल्जर की फुटस्टेप की सिंक्रोनाइजेशन के चलते ब्रूटन ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसमें 60 सोल्जर रिवर में जा गिरे, जिसमें से काफियों को गहरी चोटें भी लगी। खुशकिस्मती से इसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन उस दिन से बाद ब्रिटिश अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो किसी भी ब्रिज के ऊपर से एक साथ और परेड कर नहीं गुजरेंगे। ये ना तो सिर्फ ब्रिटिश आर्मी बल्कि सारी दुनिया की आर्मी में अगले कई आने वाले सालों में इस प्रैक्टिस को शामिल किया गया। कहीं कहीं तो इसे आज तक भी फॉलो किया जाता है। ये तो सोल्जर थे जिनके एक साथ पड़ने वाले कदमों ने ब्रूटन सस्पेंशन ब्रिज को गिरा दिया। लेकिन लंदन के मिलेनियम ब्रिज की फुटेज में देखा जाए तो एक अजीब चीज नोटिस करने को मिलती है। इस ब्रिज पर चलने वाले लोग ना तो सोल्जर है, लेकिन इनके पड़ने वाले कदम आपस में इतने सिंक्रोनाइज क्यों हैं? और 21वीं सदी में बनने वाला ये मॉडर्न ब्रिज इनकी सिंक्रोनाइजेशन बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाया? इसका जवाब हमें 350 साल पहले हुए एक्सपेरिमेंट से मिलता है। 1665 में एक फेमस डच फिजिशियन क्रिश्चियन हॉर्गेस ने दुनिया की पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई थी। इनका मकसद समंदर में सेलर्स को ये बताना था कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। पहले समयों में सेलर्स समंदर में अपनी लोकेशन का अंदाजा सूरज या स्टार्स की पोजीशन देखकर लगाते थे, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा होता था, जिससे लैटिट्यूड यानी नॉर्थ साउथ पोजीशन तो पता चल जाती थी। अगर उनको अपना टाइम पता होगा तो उन्हें अपनी लॉन्गिट्यूड यानी ईस्ट और वेस्ट साइड का भी पता चल जाएगा। उस समय में जो घड़ियां बनाई जाती थी वो या तो 15 मिनट आगे और या 15 मिनट पीछे हो जाती थी, जो कि इस काम के लिए बेकार थी। हॉरिगन्स की बनाई हुई क्लॉक दिन में सिर्फ 15 सेकंड तक आउट होती थी। हॉरिगन्स का प्लान था वो 2 क्लॉक्स को एक शिप में हैवी वेट के साथ लटकाएंगे, ताकि समुद्री लहरों की वजह से पेंडुलम क्लॉक का मोशन भी डिस्टर्ब ना हो और एक खराब हो जाए तो दूसरी बैकअप में हो। इन पेंडुलम क्लॉक्स को चेक करने के लिए हॉरिगन्स ने इन दोनों क्लॉक्स को अपने घर में ही एक लकड़ी के साथ लटकाया। दोनों क्लॉक्स को एक एक करके स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि दोनों क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं। लेफ्ट वाली क्लॉक का पेंडुलम लेफ्ट की तरफ स्विंग करता और उसी वक्त राइट वाली क्लॉक का पेंडुलम राइट की तरफ। हॉरिगन्स को क्लॉक्स का अजीब बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने दोनों क्लॉक्स के मूवमेंट को हिलाया, लेकिन 30 मिनट बाद वो दोनों क्लॉक फिर से सिंक्रोनाइज हो गई। हॉरिगन्स का ख्याल था कि इन दोनों में कोई एयर प्रेशर का कनेक्शन है, बल्कि उन्होंने दोनों क्लॉक्स के बीच एक कार्डबोर्ड रख दिया। लेकिन 1 मिनट बाद वो दोनों क्लॉक्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो गई। फिर आखिरकार उन्होंने दोनों क्लॉक्स को एक दूसरे से अलग कर दिया। तब जाकर उन्होंने नोटिस किया कि क्लॉक्स का इनविजिबल कनेक्शन अब टूट चुका है। पर ये दोनों जब एक ही लकड़ी के साथ लटकी हुई थी तो उनका आपस में क्या कनेक्शन था? सिंक्रोनाइजेशन का ये सीक्रेट कनेक्शन सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स पर ही अप्लाई नहीं होता।
फायरफ्लाइज, जिसे हम जुगनू के नाम से भी जानते हैं, ये आपस में बहुत अच्छी तरह कनेक्ट होते हैं। रिसर्च में पता चला है कि जब जुगनू एक साथ होते हैं तो सभी आपस में सिंक्रोनाइज होकर सभी एक साथ चमकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि एक जुगनू दूसरे जुगनू के इतनी पास हो कि उसका फ्लैश दूसरे जुगनू तक पहुंच सके। अगर ये आपस में दूर दूर होंगे तो इनकी आपस में फ्लैश करने की सिंक्रोनाइजेशन टूट जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी कई समय सिंक्रोनाइजेशन बनाते हैं। इस वीडियो में ऑडियंस कुछ परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजा रही हैं। हर कोई अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ तालियां बजा रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देख सकते हैं। इन लोगों को किसी ने भी ऐसा करने के लिए बोला नहीं था, लेकिन फिर भी सभी ने अपनी तालियों की फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे के साथ मैच कर डाला। अब इतनी एग्जांपल्स को दिमाग में रखते हुए हम एक बार फिर से मिलेनियम ब्रिज को देखते हैं। हुआ यूं कि यहाँ जब एक साथ कई लोगों ने चलना शुरू किया तो कई लोगों के स्टेप अपने आप सिंक्रोनाइज हो गए। मिलेनियम ब्रिज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि इसकी केबल्स ने ब्रिज को साइड से सपोर्ट दी हुई थी, ना कि ऊपर से। सिविल इंजीनियरिंग, खास तौर पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का असूल होता है कि फुट ब्रिज की डिजाइनिंग के दौरान उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इंसानों के कदमों की फ्रीक्वेंसी के बराबर ना रखें। जब हम एक झूले पर बैठ के झूले की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी टांगों को आगे पीछे करते हैं तो झूला अपने आप तेज हो जाता है। इसी तरह जब मिलेनियम ब्रिज पर लोग एक साथ चलें तो उनकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई। पहले ब्रिज थोड़ा सा झूला शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिज की केबल्स साइड में लगी हुई थी, इसीलिए ब्रिज की मूवमेंट भी साइड बेस थी। साइड वेज मूवमेंट की वजह से लोगों ने भी अब अपने आप को संभालने की कोशिश की, जिसके चलते लोगों ने साइड वेज चलना शुरू कर दिया और फिर ब्रिज की मूवमेंट किसी झूले की तरह तेज से और तेज होती गई। जब ये मसला अच्छी तरह डायग्नोज हो गया तब इंजीनियर्स ने मिलेनियम ब्रिज पर 89 शॉक एब्जॉर्बर्स रोड्स को इंस्टॉल किया। अपना काम कंप्लीट करने देने के बाद फरवरी 2002 में इस ब्रिज को फिर से एक बार खोला गया। कंपनी ने 2000 लोगों को ब्रिज पर बुलाया और उन्हें ब्रिज पर चलने को बोला। ये टेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज टेस्ट माना जाता है। टेस्ट के बाद जैसा प्रेडिक्ट किया गया था, ब्रिज की मूवमेंट में बहुत कमी देखी गई। आज भी सिंक्रोनाइजेशन का दो या दो से ज्यादा बॉडीज का आपस में सीक्रेट कनेक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि परिंदों में भी पाया जाता है जब वो एक साथ उड़ते हैं, बल्कि मधुमक्खियां भी जब एक साथ होती हैं ना तो इनकी आवाज एक साथ निकलती है, बल्कि ये छत्ते पर बैठी हुई जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये डंग भी एक साथ मारती हैं, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। उम्मीद है आप डेडली सीकर्स की ये वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे। मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।